दर्शक मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने हमारी इस परिचर्चा के पहले भाग में देखा कि किस तरह हमने प्रोफेसर रामगोपाल सर से भाग 5, भाग 6, भाग 17 के संबंध में चर्चा की थी और आज हम सर से भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी की व्यवस्था के अमलीकरण के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात विद्यापीठ के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रामगोपाल सिंह सर, जो कि भाषा साहित्य संकाय के अधिष्ठाता भी हैं। अब हम सर से विषय के बारे में जानना शुरू करेंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि राजभाषा की संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आईं तथा उसका समाधान क्या हुआ? नमस्कार दर्शक मित्रों एवं नमस्कार आकांक्षा बहन। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि जब हमारा संविधान बना और संविधान लागू हुआ, हमारे पास सचमुच देखें तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। जी सर। हमारे पास सत्ता में ज़्यादातर वो लोग थे जो अंग्रेजी दां थे, या फिर जो कहीं ना कहीं वो वकील थे, बाहर से पढ़ के आए थे, या फिर सत्ता में भी वही थे। इसलिए हिंदी को लागू करने में शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई। एक तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, न हमारे पास शब्दावली थी, न पहले से हिंदी का कहीं प्रयोग था। हालांकि हमने जो भी स्वतंत्रता आज़ादी के आंदोलन में हमने गांधी जी के सहयोग से राष्ट्रभाषा और इस तरह से हिंदी का प्रयोग खूब किया था, लेकिन वो ज़्यादातर बोलचाल के रूप में था। इसलिए हिंदी का प्रयोग करने के लिए संकट शुरुआत में बहुत बड़ा था और संविधान ने भी चूंकि शुरुआत में अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा रखा था, इसलिए अंग्रेजी के माध्यम से भी खूब काम हो रहा था। इसलिए पहले हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। जी सर। इसलिए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने उसके बाद कई सारे प्रयास किए, जिन प्रयासों के माध्यम से आगे हिंदी के लिए एक सुखद और एक आप कहें सकारात्मक माहौल बना। जी सर। सर, जैसा कि आपने पिछली चर्चा में ये बताया था कि भाग 17 के 344वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति की विशिष्ट भूमिका रहती है, कृपया उस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। जी आकांक्षा बहन, 343 का खंड 4 है और 344 का अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति जी को निर्देश देते हैं कि राष्ट्रपति जी संविधान लागू होने के 5 साल के बाद एक आयोग गठित करेंगे जिसका नाम होगा राजभाषा आयोग। जी सर। और उसके बाद में एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन करेंगे और वो जो कुछ सिफारिशें देंगी उनके अनुसार वो आदेश निकालेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने 1952 में एक आदेश इससे पहले निकाल दिया। 1952 में, चूंकि 1950 से 52 तक हिंदी में कोई भी कामकाज नहीं हो रहा था, चूंकि हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने 1952 में एक आदेश निकाला और इसमें बहुत व्यवस्थाएं नहीं की गई। उसमें उन्होंने बहुत सरल व्यवस्थाएं कर दी कि हमारे जो राजनयिक हैं, जो पूरी दुनिया में जाते हैं राजदूत के रूप में, उनका अपॉइंटमेंट लेटर है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में हो। उसके बाद हमारे जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इनके अपॉइंटमेंट लेटर हैं, वो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी, अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी हो। इसलिए यहाँ इन्होंने थोड़ी सी व्यवस्थाएं कर दी थी। इतनी व्यवस्थाएं, ये 1952 का आदेश था। और 1952 के आदेश के बाद में उन्होंने, चूंकि 5 साल की व्यवस्था है, इसलिए जैसे ही 55 आया तब 1955 में उन्होंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, इनके संदर्भ में इनसे चर्चा की। और हमारे पास उस समय जो मुंबई महाप्रांत था, मुंबई महाप्रांत के उस समय हमारे पास चीफ मिनिस्टर रहे थे बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बनाया। उस राजभाषा आयोग ने पूरे भारत का भ्रमण किया और करीब करीब 1000 लोगों से इन्होंने लोगों से फीडबैक लिया और उसके आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट जो 55 में बनी, 56 में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी, सौंप दी। और 56 में जैसी रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट हुई, 57 में जाके एक राजभाषा संसदीय समिति बनाई। पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे उनकी अध्यक्षता में। अब उन्होंने जो समिति बनाई, उस समिति में उन्होंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। लेकिन ये सब कुछ राष्ट्रपति जी ने कराया था हिंदी को और अच्छी तरह लागू करने के लिए। लेकिन यहाँ मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने हिंदी की सिफारिशें न करके सब जगह अंग्रेजी की सिफारिश कर दी। और तो और उन्होंने सिफारिश कर दी कि 15 साल का जो अरसा अंग्रेजी का है, वो अंग्रेजी का अरसा उससे आगे बढ़ा दिया जाए। इन्होंने रख दिया कि 15 साल के बाद भी अंग्रेजी लागू होनी चाहिए। चूंकि हमारे पास 343(1) में ही इतनी चर्चा भी है कि संविधान लागू होने के 15 साल तक अंग्रेजी भारत की
प्रथम भाषा रहेगी। 15 साल के बाद अंग्रेजी शब्द संविधान से इस तरह से निकल जाएगा जैसे उसमें था ही नहीं, लेकिन इन्होंने सिफारिश कर दी ये भी आगे अंग्रेजी का आगे माहौल रहना चाहिए, ये सब। इसलिए इन्होंने बनाना था माहौल हिंदी के लिए, इन्होंने माहौल बना दिया अंग्रेजी के लिए। और चूंकि राष्ट्रपति जी आदेश निकालते हैं, आदेश इसी के संदर्भ में निकालते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी ने 1955 में एक आदेश और निकाला। जैसे ही इसने अपनी रिपोर्ट, इसका आयोग बैठा हुआ था राजभाषा आयोग का, उस समय एक आदेश और निकाला। उस आदेश में उन्होंने थोड़ा सा सीमाएं और बढ़ा दी, थोड़ी सी सीमाएं और बढ़ाई, और उन सीमाओं में हिंदी का थोड़ा सा और प्रयोग उन्होंने बढ़ा दिया, इतना जरूर यहां से। और उसके बाद बात आती है राष्ट्रपति जी के आदेश की 1960 की। 1960 का आदेश है, चूंकि इससे पहले हमारे पास राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका था, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी, और ये अंग्रेजी की वकालत कर चुके थे। हालांकि राजभाषा आयोग जो पंडित ये जो बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में था, इन्होंने तो साफ कहा था कि अंततः हिंदी ही भारत की राजभाषा होनी चाहिए, इसलिए हमें प्रयास करने चाहिए क्रमशः कि हिंदी अंग्रेजी का धीमे धीमे स्थान ले ले। लेकिन संसदीय राजभाषा समिति थी, उसने थोड़ा सा, उसके सदस्य थे 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, सारे MP थे, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा पासा पलट दिया, ये सारा का सारा। इसलिए उसमें अड़चनें तो बहुत सारी आई, लेकिन फिर भी अड़चनों से निकलने के लिए रास्ते भी निकले। जी सर, आपने राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए 1952, 1955 के बारे में हमें बताया। सर, हम आपसे 1960वें आदेश को भी जानना चाहेंगे। जी आकांक्षा बहन, ये अकेला ऐसा आदेश है जो कि मील का पत्थर है हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के लिए। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जी हैं कि जिनको 2 टर्म मिले, 6 साल 12 साल उन्होंने काम किया। ये जो 1960 वाला जो आदेश है, ये आदेश राष्ट्रपति जी जब निकाला तो इसकी पूर्व पीठिका मैंने आपसे कहा कि 1952-1955 का आदेश था, साथ में राजभाषा आयोग था 1955 का, और उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट थी। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ये समझ गए थे कि हिंदी का जो संदर्भ है, इसके पास न तो इनके पास शब्द हैं पारिभाषिक, न इनके पास कोई भी आयोग है जो शब्द बनाए, न इनके पास और कुछ इस तरह की व्यवस्था है, इसे क्यों न व्यवस्था की जाए। मैं यहाँ जो उसमें व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं की मुख्य बातें मैं 4 आपसे कह दूं, चूंकि 4 व्यवस्था उन्होंने बहुत बड़ी की। पहली व्यवस्था उन्होंने की कि जब आपका 343 का पहला ही वाक्य है, भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी तथा देवनागरी अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा, तब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने रखा इसमें कि कम से कम देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण तो कर लीजिए। चूंकि उत्तर भारत में आप कहें कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, उनकी चूंकि अपनी बोलियां हैं, और जब वो हिंदी लिखते हैं तब उनके लिखने का अलग क्रम है। कोई भी लिखेगा धीरे धीरे तो कैसे लिखता है, धीरे -2। अब कोई दक्षिण भारत वाला क्या पढ़ेगा, धीरे धीरे नहीं पढ़ेगा, धीरे -2 पढ़ेगा। कितने सारे हमारे पास सिलेबल पुराने चले आ रहे हैं वर्ड जिनको निकालना बाकी था। इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें रखा कि पहले तो देवनागरी हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया जाए, और इस मानकीकरण के लिए व्यवस्था कराएगी। दूसरी इन्होंने रखा कि हमारे पास पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा निकाय हो जो केवल पारिभाषिक शब्द बनाए। राष्ट्रपति ने दूसरी व्यवस्था की कि हमारे पास पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसलिए हिंदी अंग्रेजी के जितने भी अंग्रेजी से हिंदी के पारिभाषिक शब्द हैं उसको हमारे बनाने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी व्यवस्था इन्होंने ये की कि हमारे पास जितनी भी रोजगार हैं, जितनी नौकरियां हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि सहयोग कर सके जब लोग हिंदी में काम करना चाहते हैं लेकिन हिंदी में काम नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने उस समय रखा कि ये जो आज आपको सारे सरकारी कार्यालयों में हिंदी सेक्शन दिखते हैं, ये भी उन्हीं राष्ट्रपति जी की जो एक दूरदृष्टि है उसका परिणाम है कि जितने भी हैं सब में हिंदी सेक्शन। चौथा उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था, कि प्रशिक्षण नहीं, हमारे पास होता क्या था उस समय आज भी हो रहा है बहुत सारा, जो लोग हिंदी नहीं जानते वो क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी हिंदी प्रचार समितियां हैं जो केवल कुछ पाठ्यक्रम चलाती हैं, पहली से लेकर के आगे तक सारे पाठ्यक्रम हैं। लोग वहां जाके 5 पैसे 10 पैसे का फॉर्म भरते थे और उसके बाद जाकर के परीक्षा दे आते थे। कोई शिक्षण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, सर्टिफिकेट लाते थे, कार्यालय में जमा करते थे और उनको हिंदी में कोई भी प्रशिक्षण लेने से छूट मिल जाती। उस समय रखा गया कि नहीं, इसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था केंद्र सरकार की अपनी होनी चाहिए। इसलिए उस समय व्यवस्था हुई हमारे पास, दिल्ली में बना केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, और उसके बाद जितने भी हमारे पास भारत के शहर हैं जहां 50 या उससे ज्यादा सरकारी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, वहां हिंदी शिक्षण योजना का कार्यालय खोला गया और कहा गया कि हाँ, हिंदी शिक्षण योजना, और उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाए गए। जो लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, 5वीं क्लास की भी हिंदी जिनको पढ़ाना है, उनके लिए वहां रखा प्रबोध पाठ्यक्रम है 5वीं क्लास तक का, उसके बाद है प्रवीण 8वीं तक का, फिर प्राज्ञ है 10वीं तक का, और अब हो गया एक पारंगत 12वीं तक का। इसलिए ये है, इसलिए जो भी सरकारी कर्मचारी है भर्ती होगा
प्रोबेशन में जाकर के उसको हिंदी शिक्षा योजना के केंद्र में जाना होगा और उसमें जाकर के सीख आना। और जो वहां टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड वाले आशुलिपिक होते हैं उनके लिए रखा गया कि टाइपिंग का वहां 6 महीने का कोर्स, इसी तरह से स्टेनोग्राफी का कोर्स हिंदी का, इसलिए उनको जो भी अंग्रेजी में टाइपिस्ट नियुक्त हो गया है, स्टेनोग्राफर नियुक्त हो गया है, उसे जाना होगा, सीख के आना होगा, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान में छूट मिल जाएगी। ये व्यवस्था उन्होंने 4 व्यवस्थाएं 1960 के आदेश में की और ये 4 व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से आज हिंदी के काम में जो प्रगति है वो उसी के माध्यम से सारी की सारी प्रगति है। ये सारा सर, जैसा कि आपने बताया कि भाग 17 के 343वें अनुच्छेद के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल केवल 15 वर्षों तक ही होना था, जबकि आज हम देखते हैं आज भी कार्यालयों की भाषा कार्यालयों का कार्य अंग्रेजी में ही होता है। ऐसा क्यों सर? बेटा, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ चूंकि संविधान के 343(1) में व्यवस्था कर दी गई हिंदी भारत की राजभाषा होगी, देवनागरी लिपि में लिखित, और उसके बाद व्यवस्था कर दी 15 साल की कि 15 साल तक अंग्रेजी उसमें राजभाषा के रूप में रहेगी। उसके बाद अंग्रेजी शब्द संविधान से इस तरह से निकल जाएगा जैसे उसमें था ही नहीं। जी सर। लेकिन उस समय हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सत्ता में जितने भी लोग काबिज थे पदों पर, वो सारे के सारे अंग्रेजी के माध्यम से कुछ इस तरह का एक माहौल था। इसलिए उनको चिंता हो निकली कि 1965 में अंग्रेजी चली जाएगी, हिंदी राजभाषा बन जाएगी, तब उनका क्या होगा। हमारे पास अंग्रेजी माध्यम के सारे स्कूल दुकानें खुल गई थी, उन सबको बंद हो जाएगा, सरकार में तो होगा नहीं। और उस समय उन्होंने 65 में हिंदी को स्थान लेना था अंग्रेजी का पूर्णतः राजभाषा का, लेकिन उन्होंने और 2 साल पहले 1963 में ही संसद में कुछ इस तरह की बहसें कराना शुरू कर दिया, दक्षिण भारत में आंदोलन कराना शुरू कर दिया, और दक्षिण भारत में कई बार तो लोगों पे केरोसिन डाल करके जलाना भी शुरू कर दिया हिंदी का विरोध करके। दक्षिण भारत में जो आपको राजनीति हिंदी के विरोध की दिखती है, उसका बीज उस समय बोया गया था और इससे संसद में चर्चा होने निकली। जवाहरलाल नेहरू थे, मूलतः तो अंग्रेजी में पढ़ के आए थे, इसलिए वो अंग्रेजी के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने वहां कहीं कुछ आश्वासन दे डाले। और उस समय चूंकि व्यवस्था है कि 15 साल की समाप्ति पर राष्ट्रपति जी को दिया हुआ है कि वो उसका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन इन्होंने 1963 में ही एक एक्ट बनवाया जिसको कहते हैं राजभाषा अधिनियम 1963, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये बनवाया और संसद में रख दिया, और संसद में रखा, और ये एक्ट है, इस एक्ट में व्यवस्था सारी उल्टी कर दी। इसमें सबसे पहले तो कर दिया कि जो संविधान के 343 अनुच्छेद में व्यवस्था है 15 साल तक अंग्रेजी के रहने की, उसको आगे बढ़ा दिया इन्होंने कि जब तक हमारे राज्यों के जो हमारे पास विधानमंडल हैं वो जब तक इसके लिए उचित माहौल नहीं बनता उनमें, तब तक हम यथावत स्थिति जारी रखेंगे। ये इन्होंने जो उसमें कर दिया। इसलिए 300 ये बनाया जो 1963 के अधिनियम बनाए, इन 1963 के अधिनियम में इन्होंने संविधान की जो मूल व्यवस्थाएं थी उन मूल व्यवस्थाओं को उल्टा कर दिया, मूल व्यवस्थाओं में रद्दोबदल कर दी, ये सारा का सारा। इसलिए अभी हम उसका जो सारा का सारा देखते हैं उसी के माध्यम से। ये जो 1963 के अधिनियम है, इसमें व्यवस्था 2 महत्वपूर्ण इन्होंने कर दी। एक व्यवस्था ये धारा 3(3) है, जो इसकी धारा 3 भी धारा, तीसरी धारा है, उसका तीसरा पार्ट है। उस पार्ट में कर दिया 14 ऐसे इन्होंने कागज पर सरकारी कार्य कर दिए कि इनको बाइलिंगुअल करेंगे। हमारे पास बाइलिंगुअल की, द्विभाषिकता की व्यवस्था नहीं थी, द्विभाषिकता की व्यवस्था यहां कर दी। इन्होंने एक व्यवस्था बड़ी ये कर दी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 15 साल तक अंग्रेजी में काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी छूट दे दी कि आगे भी वो काम कर सकते हैं। उसकी वजह से पूरा माहौल बदला और उसके बाद आगे भी जाकर के सुधार हुए, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए संविधान, मूल संविधान की धारणा थी, उस धारणा में इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से परिवर्तन कर दिया। जी सर, जैसा कि आपने अधिनियम 1963 के बारे में बताया, सर इसमें जो संशोधन हुए हैं हम आपसे वो जानना चाहते हैं। साथ ही क्या इसका लाभ राजभाषा हिंदी को मिला? जी, ये 1963 में राजभाषा अधिनियम बना और मैंने आपसे कहा इसकी पूर्व पीढ़ी में क्या था, दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ जो विरोध में आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों की वजह से ये एक साथ संसद में रख दिया गया। वहां करीब 2-3 लोगों ने केरोसिन डाल के सड़क पर जला दिया गया था। हालांकि उनसे कहा गया था कि हमको जलाएंगे नहीं, केवल फोटो लेंगे, उनको जला दिया गया और संसद में गूंज मची, सबकी आंखों में आंसू थे। उसी समय एक्ट रख दिया गया, न तो इस पर चर्चा हुई, सीधे इसे पास कर दिया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। दूसरे दिन जब समाचार पत्रों में छपा
तब लोगों को पता चला, तब उन्होंने कहा हमने गलत साइन किए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि परिवर्तन करना है तो दोबारा एक्ट लाना पड़ेगा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए एक तो मैंने जैसे कहा इसमें व्यवस्था, एक तो द्विभाषिक की व्यवस्था कर दी, 14 कागज पत्र हैं, ये द्विभाषिक होंगे। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरा रख दिया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो भी अंग्रेजी में काम कर सकते हैं। और अभी आप देखें हमारे पास हिंदी भाषी प्रदेशों का हाई कोर्ट है, वो जरूर कुछ 70-80% हिंदी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो तो मानता है कि जैसे अंग्रेजी उनकी भाषा है। ये हमारा इस 300 ये हमारा जो अनुच्छेद, इसके माध्यम से थोड़ी सी गड़बड़ हुई हमारे पास। लेकिन हमने 1967 में जाके इसमें थोड़ा सा सुधार किया, लेकिन सुधार भी हिंदी के पक्ष में नहीं हुआ, अंग्रेजी के पक्ष में सुधार हुआ। हमने अंग्रेजी को और ज्यादा अंग्रेजी के माध्यम से काम होता रहे। हमने केवल यहाँ बाइलिंगुअल द्विभाषी की व्यवस्था जरूर कर दी, बाकी सब। हालांकि हमारा एक्ट भी अंततः तो हिंदी की बात करता है कि अंततः तो हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, लेकिन व्यवस्थाएं जो करता है वे व्यवस्थाएं, हालांकि इसमें देखें तो करीब 9 इसके अलग पार्ट हैं, लेकिन सब में वो अंग्रेजी के ज्यादा करते हैं। इतना है कि जो भी हमारे कानून से संबंधित, विधि के संबंध जो अनुवाद होगा उसमें ऑथेंटिसिटी होगी। कई बार अगर कोई मान लीजिए कहीं विवाद की स्थिति आती है तो वो मूल अंग्रेजी है, वही ऑथेंटिक माना जाएगा, वही माना जाएगा, बाकी ऑथेंटिक। तो इसलिए इसने हिंदी के पक्ष में व्यवस्था न करके इस एक्ट ने सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजी के पक्ष में की। और आज जो, जैसा आपने प्रश्न किया था, आज जो हालत दिखती है उसका सबसे बड़ा कारण यही 1963 का हमारा राजभाषा अधिनियम और हमने 67 में सुधारा है, ये इसके लिए कारणभूत है। सर, जैसे कि आपने राजभाषा अधिनियम 1976 की बात की, सर क्या आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, ये राजभाषा, मैंने अभी आपसे बात की राजभाषा अधिनियम 1963 और उसका संशोधित जो हमने निकाला 1967 में। लेकिन उस समय व्यवस्थाएं और हो निकली कि हिंदी का भी प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए हिंदी का प्रयोग उतना नहीं हो रहा है, इसलिए हिंदी का प्रयोग संविधान की मूल जो भावना है उसके खिलाफ सारा चल रहा है। इसलिए फिर 1976 में जाकर के राजभाषा नियम बने। वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हैं। ये राजभाषा नियम 1976 में बनाए, और जब ये नियम बनाए तब इन नियमों में देखें तो एक तो इनकी बहुत दूरदृष्टि अच्छी ये है कि पहले हम पूरे भारत को एक ही डंडे से हाँक रहे थे, हमारे पास पूरे भारत के लिए एक ही टारगेट था। और हम ये भी जानते हैं कि हिंदी भाषी प्रदेश थोड़ा सा हिंदी में अच्छा काम कर सकता है, जो समान हिंदी भाषी प्रदेश है वो थोड़ा सा उनसे कम अच्छा काम कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल हिंदी भाषी प्रदेश है वो थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की जरूरत होगी। लेकिन हमारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। ये जो 1976 का अधिनियम आया, 1976 का नियम आया, इसने सबसे अच्छी व्यवस्था की, पूरे भारत को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा एक ए रीजन है, एक बी रीजन है, एक सी रीजन है। ए रीजन को इन्होंने कच्छ क्षेत्र कहा, और कच्छ क्षेत्र में कहा जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वो हिंदी भाषी राज्य हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ये सारे के सारे आप हिंदी भाषी, यहाँ से राजस्थान से लेकर जाएंगे पूरा ऊपर हिमाचल तक, उधर जाएंगे तो पूरे बिहार तक, वहां तक पूरा जाएंगे, ये हिंदी भाषी पूरा करीब आधा भारत है। इसलिए इन्होंने कहा इसके लिए टारगेट अलग होगा, हमारा लक्ष्य इसके लिए अलग होगा। फिर इन्होंने कहा दूसरा ख क्षेत्र है, समान हिंदी भाषी, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दादरा नगर हवेली, ये कुछ द्वीप समूह है, ये भी इसमें शामिल है, इनको कहा ख क्षेत्र। और इन्होंने फिर कहा कि इसके सिवाय जितना बचता है वो ग क्षेत्र है, वो सी रीजन है। इन्होंने कहा कि हम जो टारगेट देंगे काम करने का उन सबके लिए अलग होगा। उस समय राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, और राजभाषा विभाग के माध्यम से हर साल 1 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम आ निकला। हमारे पास जितने भी केंद्र सरकार, जो भी निगम, जो भी केंद्र सरकार के फंड से चलते हैं, उनको 1 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम पहले छप के आता था, आजकल वेबसाइट पर आ जाता है, और उसमें पूरा टारगेट होता है। और ये टारगेट है, इसमें आप देखें, इसमें लक्ष्य है इस समय कच्छ क्षेत्र, पूरा कच्छ क्षेत्र में केंद्र सरकार के जितने कार्यालय हैं वो 100% हिंदी में काम करेंगे, एक भी कम, 100% हिंदी में काम करेंगे। जो धारा 3(3) में बाइलिंगुअल है वो जरूर होगा 100%। ख क्षेत्र जो आपका है, जहां आप गुजरात में हम बैठे हैं, ये ख क्षेत्र में आता है, यहाँ 90%, 90% काम। हालांकि ये जो टारगेट है पिछले 6-7 साल से जैसा का जैसा चल रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा। दक्षिण भारत वाले राज्य हैं और थोड़े से पूर्वोत्तर हैं जो ग क्षेत्र में आते हैं, जम्मू कश्मीर, उसमें भी ये सारे के सारे ये हैं, तो इनमें अभी हम करीब 65% तक पहुंच गए। ये हमारा इसके माध्यम से, अब हम क्रमशः इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास अब सामने लक्ष्य है और हर एक कार्यालय की अपनी जवाबदारी है। और जैसे कि वहां राष्ट्रपति का पूरा दारोमदार है, राष्ट्रपति जी 344 के अनुसार पूरे भारत के राजभाषा अधिकारी हैं। इसी तरह से हमारे पास हर एक कार्यालय में, हर एक मंत्रालय में, हर एक महानिदेशालय में हमारे पास राजभाषा अनुभाग होता है, वो कार्यान्वयन कराता है। और हमारे पास यहाँ इतना है, इसमें एक ये भी रख दिया है 300, ये हमारे पास 1976 का जो नियम है, हर एक कार्यालय का जो प्रशासनिक प्रधान है उसका उत्तरदायित्व तो है कि राजभाषा नियमों का पालन हो। अगर राजभाषा नियमों का पालन किसी कार्यालय में नहीं होता, उस कार्यालय का प्रमुख है
उस प्रमुख की जवाबदारी है, इसलिए कोई भी होगा तो उसके। हालांकि हमारी जो व्यवस्था है राजभाषा की, वो व्यवस्था क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है, इंसेंटिव देके, प्रोत्साहन दे करके काम कराना है। किसी को भी हम जोर जबरदस्ती से काम नहीं कराते। संविधान में इस तरह की व्यवस्था है। हमने कार्यान्वयन जो किया, इंप्लीमेंटेशन किया, उसमें व्यवस्था है कि हम पुरस्कार दे करके, सम्मान दे करके, कहीं ना कहीं उस तरह का माहौल बना करके, प्रशिक्षण दे करके काम कराते हैं। कोई भी हम इसमें किसी को भी दंड की व्यवस्था नहीं है, किसी भी पेनल्टी का हम नहीं करते। ये सब जैसा कि मैंने कहा, कितने सारे पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों को भी जो वहां जाके ले आते हैं, 70% या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तो उनको हम जैसे अगर कोई टाइपिस्ट स्टूडेंट है तो टाइपिस्ट को 1 इंक्रीमेंट, उसको 2 पर्सनल इंक्रीमेंट, और उसके बाद जितने भी दूसरे हैं उनको हम इंसेंटिव देते हैं अलग अलग, ये सारा। और हमारे पास रिजर्व बैंक वगैरह ये तो 25-25 हज़ार का बिल्कुल आप कैश प्राइस तक देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो काम हो रहा है इसके माध्यम से काम हो रहा है, और प्रगति काफी अच्छी अब तो हो रही है इसके माध्यम से। जैसा कि हम देखते हैं, देवनागरी वर्तनी और अंकों का भी मानकीकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सर, इसके क्या परिणाम हुए हैं? जी, संविधान में चूंकि व्यवस्था है, मैंने आपसे कहा 343(1) में भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी तथा देवनागरी अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। जब 1960 का आदेश आया राष्ट्रपति जी का, उसमें उन्होंने पहली व्यवस्था यही कि इनका मानकीकरण किया जाए। उस समय हमारे पास केंद्रीय हिंदी निदेशालय था, इसलिए यह काम शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था। केंद्रीय निदेशालय को काम सौंपा कि देवनागरी हिंदी वर्तनी अंकों का मानकीकरण कराइए। और ये मानकीकरण जो आप कहेंगे, इसमें कोई व्याकरण नहीं लिखना है, इनको एक केवल A4 साइज का एक पन्ना होता है, ये पन्ना दिया, 3 बार मोड़ा, उसे पैम्फलेट बन गया, उसके 6 पार्ट हो गए। कहा पहले पार्ट में कुछ नहीं लिखना, अंत में कुछ नहीं, अब जितनी जगह बचती है उसमें मानकीकरण कर दीजिए। और मानकीकरण हमने पाणिनि के सिद्धांत के अनुसार किया, पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसके सिद्धांतों के अनुसार किया, जहां बिल्कुल मैथमेटिकली किया है, और एक पन्ने का है। कोई भी सरकारी व्यक्ति सरकार में आता है, जिसको हिंदी नहीं आती, लेकिन मानकीकरण के माध्यम से वो कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा काम, अब देखिए हमारे संविधान निर्माता कितने आप कहें ज्ञानी थे, उन्होंने वहां क्या रखा है, देवनागरी अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा, इसलिए इस मानकीकरण ने वही रखा। आज भी आपको बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इनको जो अंक आपको जितने भी दिखते हैं शून्य वाले, इनको वो अंग्रेजी का अंक कह देंगे। जब ये क्या है, पूरी दुनिया जानती है देवनागरी के ये तो वैदिक समय से अंक हैं। शून्य पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। अंग्रेजी में तो क्या है, आप जो एक्स बनाते हैं क्रॉस, 10 का ये है, 20 बनाएंगे तो 2 क्रॉस करने पड़ेंगे, 30 बनाएंगे 3 क्रॉस करने पड़ेंगे, अगर 39 बनाना है तो 4 क्रॉस, लास्ट वाले क्रॉस के बीच में 1 घटाना पड़ेगा। ये अंग्रेजी के न्यूमरल्स हैं। हिंदी के न्यूमरल पूरी दुनिया में। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, वो बहुत ही चतुर थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, उनके पास इतना ज्ञान था। चूंकि आज भी हमें बड़े बड़े अधिकारी मिल जाते हैं जो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े, उसमें मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, लेकिन वो भी आज इनको अंग्रेजी का अंक कहते हैं, लेकिन अंक किसके? देवनागरी अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप हैं। इसलिए संविधान हमारा कहता है कि हम इनका प्रयोग सब जगह करेंगे, अंतर जो पूरी दुनिया हमारे अंकों का इस्तेमाल करती है, इसलिए हमें अपने अंकों का इस्तेमाल करने में क्यों, इसमें कोताही क्या होगी, ये सब। हालांकि राष्ट्रपति जी को सत्ता दी गई है 343 में ही सत्ता दी गई है कि वो देवनागरी अंकों को अगर कोई राज्य अपनाना चाहता है तो उनमें छूट दे सकते हैं। ये सारा सर, केंद्र सरकार के भी कुछ समितियां राजभाषा हिंदी के विकास में काम कर रही हैं। सर, इन समितियों के बारे में कुछ बताइए। अगर आप नीचे से ऊपर लें तो हर एक कार्यालय है, एक छोटा कार्यालय, बेशक वो सबऑर्डिनेट है, कैसा ही कार्यालय है, कोई भी कार्यालय है, उसमें एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। हर एक कार्यालय में ये राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। इसके अध्यक्ष, कार्यालय के जो प्रमुख होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो भी वहां हिंदी का काम संभाल रहा है, कोई हिंदी अधिकारी है, सहायक निदेशक राजभाषा, जो भी पद है, नहीं है तो सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, जो भी है, वो उसका सचिव हो जाता है। और कार्यालय में जितने भी अधिकारी हैं, क्लास 2, क्लास 1, ये सारे के सारे उसके सदस्य हो जाते हैं। ये हर एक 3 महीने में कार्यालय प्रमुख इसकी बैठक करते हैं, और हर एक सेक्शन के जो हेड होते हैं, चाहे वो क्लास 2 या क्लास 1 है, वो सारे उसमें आते हैं, और हर एक सेक्शन के प्रमुख इसमें आके राजभाषा का, उनके सेक्शन में जो भी कामकाज होता है उसका मूल्यांकन होता है कि कितना काम हो रहा है, और इसमें देखा जाता है कौन सा सेक्शन है, कौन सा अनुभाग है जो उसमें पिछड़ रहा है, इसलिए उसके लिए फिर रखते हैं। या फिर कोई चेक पॉइंट बनाते हैं कि कोई भी कागज हमारा जाएगा, धारा 3(3) में आता है तो बाइलिंगुअल होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कहीं से हमारे पास हिंदी का, हमारे पास नियम है, राजभाषा नियम में हिंदी का कोई पत्र हमारे पास आया है, हमें उसका जवाब हिंदी में ही देना है। अगर अंग्रेजी में चला गया तो राजभाषा नीति का उल्लंघन है। इसी तरह से कोई भी पत्र किसी ने लिखा है, लेकिन वो लिखना नहीं जानता, लेकिन उसने किससे लिखवाया, लेकिन साइन, हस्ताक्षर
पढ़ने में आ रहे हैं कि देवनागरी में, हिंदी में, तो भी अगर हस्ताक्षर हिंदी में किए, पत्र किसी भी भाषा में, तो भी वो हिंदी का माना जाएगा, हमें जवाब हिंदी का देना होगा, हिंदी में। इसलिए हमारे पास सबसे पहली तो हर एक कार्यालय में समिति होती है, हमारा कार्यालय है उसका, इसकी बैठक 3 महीने में एक बार होती है, और हम यहाँ से हर एक कार्यालय 3 महीने में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजता है, और ये केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग है। आजकल तो, पहले तो हम लोग भेजा करते थे ऑफलाइन, आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन हमें भरना होता है, और कार्यालय प्रमुख का सर्टिफिकेट भी साथ में जाता है। ये सब आजकल तो राजभाषा अधिकारी और कार्यालय प्रमुख को दोनों को अंदर अलग से एक पूरा आईडी दिया हुआ है, अपनी आईडी से भरते हैं, वो चेक करते हैं, भेजते हैं। इसलिए एक तो हर एक कार्यालय की समिति है, ये कार्यालय का मूल्यांकन करती है कि कार्यालय में जो भी, और 3 महीने की रिपोर्ट भेजती है, और जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर वो कोशिश करती है कि हम लोग, जो भी भारत सरकार की नीति है, नीति क्या, केंद्र सरकार का कार्यालय कच्छ क्षेत्र में है हिंदी भाषी, तो 100% 100% हिंदी में काम होना चाहिए। अगर कच्छ क्षेत्र गुजरात में है, महाराष्ट्र पंजाब में है, तो 90% हिंदी में, 10% की छूट है। गच्छ क्षेत्र में मैंने आपसे कहा कि वहां ये सब, इसलिए हम इसके लिए, फिर हमारे जितने भी नगर हैं जिनमें सरकारी कार्यालय स्थित हैं पूरे भारत में, हर एक नगर में जहां 50 या उससे ज्यादा कार्यालय हैं, अब तो 10 का कर दिया, 10 या उससे ज्यादा कार्यालय हैं, उसमें एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। ये नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, ये 6 महीने में एक अपनी मीटिंग करती है। कार्यालय के जितने भी केंद्र सरकार के निगम वगैरह जो केंद्र सरकार के पैसे से चलते हैं, उन सबके प्रमुख और राजभाषा अधिकारी इसमें आते हैं, और ये अपने 6 महीने की पहले प्रगति रिपोर्ट भेजते, 2 रिपोर्ट एक साथ भेजते हैं, इनका मूल्यांकन होता है, और इसमें जो भी हमारा जो कार्यान्वयन का कार्य, जैसे ये कच्छ क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ का कार्यान्वयन का जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, वहां से जो उपनिदेशक राजभाषा होते हैं वो भी आते हैं कार्यान्वयन वाले, और हमारी रिपोर्ट को वो सारा का सारा देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं। इसलिए ये 6 महीने की हमारी ये बैठक होती है। उसके बाद हमारे पास केंद्र जो मंत्रालय है उसमें हुआ करता है, इसके माध्यम से। इसलिए हमारे पास इस तरह की बहुत सारी समितियां हैं जो मूल्यांकन करती हैं, और मूल्यांकन करने के माध्यम से हमारा मकसद यही है कि जो संविधान की व्यवस्था है उसका कार्यान्वयन अच्छे ढंग से हो, ताकि अंग्रेजी का स्थान हिंदी 100% ले सके। सर, आपने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में इतने सरल शब्दों में बताया, आपका तहे दिल से आभार। दर्शक मित्रों, हम आपके साथ इन्हीं परिचर्चाओं के माध्यम से जुड़ते रहेंगे, तथा हिंदी व हिंदी के क्षेत्रों में चल रहे कार्यों के बारे में भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you.